Okay, once again, a warm welcome to all of you in this continuous session of photosynthesis. Yeah. तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग टू द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. वहां पे हमने देखा था लाइट फेज में कौन सी रिएक्शंस होती है, डार्क फेज में कौन सी रिएक्शंस होती है. ओके, इफ यू रिमेंबर, लाइट फेज में हमने दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में स्टडी करी थी एंड दैट दोस रिएक्शन वाज, एक था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और दूसरा था हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन. ओके, फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी एक था साइक्लिक, एक था नॉन साइक्लिक. तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी इन योर लाइट फेज. बट स्टिल उसके बाद भी मैंने दो और रिएक्शंस लिखी थी जो कि एक कंसेप्चुअल मैकेनिज्म था और एक एक्स्ट्रा और वेस्टफुल रिएक्शन थी. ठीक है, थोड़ा सा याद करने का ट्राई करो, थोड़ा सा आप लोग उसको रिमाइंड करने का ट्राई करो. तो कंसेप्ट था, कंसेप्चुअल मैकेनिज्म, उसके बारे में मैंने बताया था कि इट वाज अ केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस. ओके, और दूसरा जो हमको पढ़ना था दैट वाज अ फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन. तो आज के सेशन में हमारा पॉइंट यही है कि लाइट रिएक्शन में आने वाली दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो हमने पढ़ ली सही से, लेकिन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे उसके रिगार्डिंग और कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस थी उसके रिगार्डिंग, वो भी पढ़नी इतनी ही जरूरी है. ओके, तो आज के सेशन में एज सच मैंने फोटोसिंथेसिस 4 दिया है, तो डेफिनेटली इट्स अ यू कैन कॉल कंटिन्यूअस मैकेनिज्म ऑफ दैट लाइट रिएक्शन. ठीक है, तो चलो हम लोग पढ़ने का स्टार्ट करते हैं विद दिस. फर्स्ट इज द केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, को मैं व्हाइट कलर से कर लिया. ओके, तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में स्पेशली मैंने आपको बता ही दिया है, एक्सप्लेन कर ही दिया है कि ये क्या होता है. ओके, ये जो हाइपोथेसिस है, ओके देखो याद रखो एक चीज बच्चों, हाइपोथेसिस का मीनिंग है एजम्पशन. ओके, किसी भी चीज को इमेजिनेशन व्यू पे करते जाना. समझ लो कि मैंने कोई एक प्रोजेक्ट करने का सोचा कि ये प्रोजेक्ट मैं करूंगा तो ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसका रिजल्ट ये मिल सकता है. तो इसी तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट जो है, लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट वेर देयर, जिन्होंने अलग अलग हाइपोथेसिस लगाए थे. उसमें से एक साइंटिस्ट ने भी ऐसा कुछ हाइपोथेसिस लगाया था. उन्होंने ऐसा बताया था कि भाई जो लाइट रिएक्शन होती है, मैं LR लिखता हूं, इट्स अ लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन में जो भी ATP बनते हैं, तो वो ATP तो बन गए, वो कैसे बनते हैं वो हमने लास्ट टाइम देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से अलग अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर ने क्या किया था कि ATP को जनरेट कर लिया था इन बिटवीन. लेकिन उसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, वो ATP तो बन गया, लेकिन वो एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है ATP का, वो साइंटिस्ट ने फिर हाइपोथेसाइज किया, तो सोचा, उसको इमेजिनरी व्यू पे लेके गया. तो उसमें से ही एक साइंटिस्ट है पीटर माइकल करके, जिन्होंने हाइपोथेसिस लगाया था, जिन्होंने एजम्पशंस लगाया था कि ये जो लाइट रिएक्शन में ATP बन रहे हैं उसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या रहा होगा. ठीक है, और उसी इन्वेंशन के लिए उनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला गया इन 1978. देखो कितना बड़ा इन्वेंशन है, कितना सही उनका इन्वेंशन होगा, सोचो. ओके, तो यहां पे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जब हम पढ़ते हैं तो डू रिमेंबर, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो. केमी ऑस्मोटिक मतलब यहां पे एक तो केमिकल रिएक्शन होने वाली है, एक तो केमिकल रिएक्शन, दूसरा यहां पे ऑस्मोसिस रिएक्शन होने वाली है. मतलब यहां पे कुछ तो भी कॉम्बिनेशन, कुछ तो भी फंडा लगने वाला है. एक तो केमिकल रिएक्शन और दूसरा ऑस्मोसिस, दोनों का यहां पे कॉम्बिनेशन अपने को मिलने वाला है. ओके, सिंपल है, यहां पे देखो दिखाया मैंने, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग लाइक दिस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ओके, कोई भी चीज का पावर होना, कोई भी चीज को मतलब कोई भी वर्क डन करने के लिए, कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी होना, विल कॉल इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी. बायोलॉजिकल टर्म की हम लोग बात करते हैं, फिजिक्स से केमिस्ट्री पे नहीं जा रहे अभी. ओके, तो सिंपल, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन. फॉर एन एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं, समझ लो कि इट्स अ मेम्ब्रेन, ये एक आपका मेम्ब्रेन है. ओके, यही मेम्ब्रेन में एक आयन चैनल है, समझ लो इट्स अ आयन चैनल फॉर प्रोटॉन. ओके, प्रोटॉन मतलब H+ आयन. ओके, तो H+ आयन के लिए आयन चैनल है. समझ लो कि ये मेम्ब्रेन के, ये हो गया मेम्ब्रेन. ओके, और आपका ये हो गया आयन चैनल. तो मेम्ब्रेन के एक साइड H+ आयन ज्यादा है, कितने दिख रहे हैं? 1 2 3. ओके, मेम्ब्रेन की ऊपर की तरफ H+ आयन जो है वो ज्यादा है, मेम्ब्रेन के नीचे H+ आयन जरा से भी नहीं है. तो व्हाट इट मींस कि मेम्ब्रेन के ऊपर वाले जो H+ आयन है उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो गया? ज्यादा हो गया, और यहां पे क्या हो गया? कम हो गया. इट मींस कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे H+ आयन का हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहां पे H+ आयन का क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन है. तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो यहां पे बना है, H+ आयन का पोटेंशियल एनर्जी जो है यहां पे क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा,
और वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, मूवमेंट करेगा फ्रॉम दिस हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरा फंडा जो मैं बताना चाह रहा हूं। H प्लस आयन जो ऊपर की तरफ है उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है, नीचे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, राइट। तो H प्लस आयन मूवमेंट करेगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और जब भी ये बनेगा विल कॉल दिस मैकेनिज्म एज अ प्रोटोन ग्रेडियंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटोन ग्रेडियंट इसको कहते हैं। ओके, हियर दिस इज अ केस ऑफ थाइलाकॉइड्स ल्यूमेन। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये जो मूवमेंट होने वाली है हाइड्रोजन की या फिर प्रोटोन आयन की फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसी की वजह से क्या हो रहा है, इसी की वजह से एटीपी जो है वो बनता है, इसी की वजह से एक्चुअल एटीपी जो है सिंथेसाइज होता है। यही चीज ये पीटर माइकल नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी डिटेल में, क्लियर। और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं बताया था, पीटर माइकल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि ये प्रोसेस थाइलाकॉइड्स में होता है, ऐसा नहीं है, सिर्फ थाइलाकॉइड्स में होता है ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और ये प्रोसेस थाइलाकॉइड्स में भी होता है। याद से, ध्यान से इसको कंसंट्रेट करो। ओके, हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम चलती है वहां पे एटीपी बनते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर किया रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर किया रिडक्शन, छोड़ा ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इट वाज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ओके, जो हमने पढ़ी थी कहां पे, थाइलाकॉइड्स के अंदर। एग्जैक्टली ऐसी ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन कहां पे होने वाली है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहने वाली है। ओके, तो जब मैं थाइलाकॉइड्स की बात करता हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग लाइक अ थाइलाकॉइड्स, वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन की बात करूंगा तो आई एम टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। ओके, और जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करता हूं और वहां पे मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन की बात करता हूं सेम एज इट इज, ओके, तो मैं बात कर रहा हूं रेस्पिरेशन की। इट मींस ये साइंटिस्ट ने सिर्फ थाइलाकॉइड्स के बारे में नहीं बताया था, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो होता है वो उन्होंने दोनों में बताया था, थाइलाकॉइड्स में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। और यू कैन गो विद दिस कि ये फोटोसिंथेसिस में भी और रेस्पिरेशन में भी। क्लियर। तो एक चीज फंडा देखो, यहां पे से ना बुक्स के पेज ओपन हो रहे हैं, मतलब के हम लोग ने इंट्रोडक्टरी पार्ट से धीरे धीरे अभी मतलब डीप में और डीप में चले गए थे। पहले क्या पता चला कि लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है, फिर स्टेप 2 में पता चला और डीप में कि एटीपी कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन से नंबर ऑफ कैरियन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे एटीपी बन रहा है। और अभी और एक पन्ना खुला है, कौन सा, कि भाई एक्चुअली एटीपी कैसे बनता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोटोन ग्रेडियंट, क्योंकि नॉट ओनली टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ओके, अगर मैं फोटोसिंथेसिस बोलूं तो थाइलाकॉइड्स, अगर मैं रेस्पिरेशन बोलूं तो माइटोकॉन्ड्रिया, और ये दोनों में केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस अप्लाई होने ही वाला है 110%। तो इसको अच्छे से सोचो, अच्छे से पढ़ो। मींस के ये जो चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे एज इट इज, यही मैकेनिज्म, यही कंसेप्ट, यही हाइपोथेसिस कहां पे लगने वाला है, रेस्पिरेशन चैप्टर में भी अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग और थोड़ा सा डीप में समझने का ट्राई करते हैं। ओके, ये हमारा चैप्टर इट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे, विल टॉक अबाउट थाइलाकॉइड्स। ओके, मतलब के थाइलाकॉइड्स तो सब लोग जानते हैं कैसा है स्ट्रक्चर, क्या है, कैसा है। ओके, तो थाइलाकॉइड्स के ल्यूमेन के अंदर ये प्रोसेस जो है वो होने वाली है, तो हम लोग और अच्छे से डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं कि भाई प्रोसेस क्या हो रही है, कैसी हो रही है। चलो देखते हैं। ओके, तो यहां पे एक बहुत ही ह्यूज बड़ा सा डायग्राम दिखाया गया है, इसको देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज दिस, यार ये तो कितना कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज बताऊं, ये चीज वही है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसमें कुछ नया नहीं है। जो भी कंसेप्ट्स आपने पढ़े हैं, जो भी कंसेप्ट्स, जो भी मैकेनिज्म्स, लाइक सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आपने पढ़ा है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा आपने पढ़ा फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये दोनों को कंबाइन अगर कर लिया ना और फिर ये डायग्राम को देखा ना तो कुछ भी नहीं लगना है, इट्स टू सिंपल टू गेट अंडरस्टैंड। चलो देखते हैं वन बाय वन, समझते हैं। ओके, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, जितना मैं दिखाऊंगा उतना ही देखना है, पूरा एक साथ नहीं देखना है, डू रिमेंबर। ओके, तो मैं वन बाय वन पहले पार्ट्स के नाम बता देता हूं आपको। ओके, ये पूरा बोर्ड जो है समझ लो कि इट्स अ क्लोरोप्लास्ट, ये पूरा बोर्ड सो इट्स अ क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड पार्ट है इससे स्ट्रोमा, तो नीचे की तरफ ये हो गया स्ट्रोमा और ऊपर की तरफ भी हो गया स्ट्रोमा। एक कंडीशन समझ में आ रही है कि स्ट्रोमा में अगर हाई H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है तो डेफिनेटली उसका क्या होगा, उसका पीएच जो है वो क्या रहेगा,
सॉरी इसका पीएच जो है वो लो रहेगा, ओके, पीएच नॉट बी हाई, इसका पीएच जो है वो, सॉरी इसका पीएच हाई रहेगा। अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो तो मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, ये कंफ्यूज, ओके। तो स्ट्रोमा यहाँ पे है, ओके, स्ट्रोमा यहाँ पे है। पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग उसको कंसेप्ट को और डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रोमा मैट्रिक्स, ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिखा है इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ योर थाइलाकॉइड, ओके। तो ये हो गया आपका थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जहां पे हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्लोरोफिल पिगमेंट्स या फिर फोटोसेंटर्स, याद करो थोड़ा सा। तो इट्स अ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये पूरा का पूरा पट्टा जो दिखाया पूरा का पूरा इट्स अ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये अपने को यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्लियर। अब देख लो, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गया, ये बीच में का जो पार्ट है इट्स अ थाइलाकॉइड ल्यूमेन, ओके। तो 3 पार्ट पहले आप लोग समझ लो इन डिटेल। बीच में का जो पार्ट से थाइलाकॉइड ल्यूमेन, ये पूरा जो पट्टा दिखा है इट्स अ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ओके। और बाहर जो है लिक्विड पार्ट ऑफ मैट्रिक्स पर इट्स अ स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, यहाँ पे भी स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ऑफ योर क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो ये पूरा आपको यहाँ पे दिख गया होगा। अभी 1 बाय 1 हम लोग चलते हैं, 1 बाय 1 इसको समझने का हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मतलब इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, वी नीड टू लुक ओवर दिस। देखो यहाँ पे मैंने इनिशियली में थोड़ा सा मैंने मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन मोड पे आपको दिखाया कि कैसे चल रहा है, लेकिन हम लोग ऊपर से नीचे तक आएंगे, सो विल गेट टू नो कि कैसे हो रहा है, ओके। फर्स्ट 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे, धीरे धीरे पढ़ने का ट्राई करते हैं, चलो। तो स्ट्रोमा के अंदर, ओके, मैं स्टेप्स में देखो स्टेप्स लिख दूंगा, स्टेप्स लिख के एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चलेगा, ओके। और स्टेप्स को मैं कौन से इसे हाईलाइट करूं, आई कैन हाईलाइट विद रेड कलर, चलो रेड कलर यहाँ पे यूज नहीं किया तो उससे मैं करता हूँ, ओके। सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने यहां पे लिख दिया, देख लो, ओके। फर्स्ट स्टेप में मैं बताने वाला हूं कि जो स्ट्रोमा और मैट्रिक्स है, यहां पे मैंने लिखा है हाई H प्लस आयन, हाई H प्लस आयन। इट मीन्स के स्ट्रोमा और मैट्रिक्स में सबसे पहले H प्लस आयन की मात्रा जो है वो ज्यादा रहने वाली है, ऑलरेडी H प्लस आयन जो है उसके अंदर ज्यादा होते हैं, ओके। ये होगा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि इट्स अ हाई H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ओवर द स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, क्लियर। अब इसके बाद दूसरे नंबर के स्टेप में मैं यहाँ पे जंप करने वाला हूं। कंडीशंस को समझते जाना, कंडीशंस को समझते जाना। अभी कंडीशन क्या है, फिलहाल कंडीशन के स्ट्रोमा में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपको आनी है यहाँ पे, सेकंड कंडीशन में यहाँ पे लिखता हूं, इट मीन्स कि यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, H2O जो है वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, लाइसिस होता है। याद करो हमने जो पढ़ा था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब होता है तो 3 चीज अपने को मिली थी। अपने को इलेक्ट्रॉन मिला था, जो कि किसने ले लिया था, P680 ने ले लिया था, लास्ट टाइम मैंने बताया था, ओके। अपने को H प्लस आयन मिला था जो अभी यहां पे बरकरार है, और अपने को ऑक्सीजन रिलीज होकर बाहर मिला था। तो मैंने तीनों के तीनों कंपोनेंट्स आपको यहां दिखा दिए, ठीक है। तो यहां पे देखो 2 H प्लस यहां पे है, और यहां पे स्पेशली 4 हाइड्रोजन है, मतलब के दैट्स व्हाई यहां पे लिखा हुआ है कि स्ट्रोमा के अंदर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है विद कंपेयर टू ल्यूमेन, क्योंकि ल्यूमेन में अभी कितने हैं, ल्यूमेन में अभी कितना है, सिर्फ और सिर्फ कितने हैं हमारे, 2 हाइड्रोजन ही है, ये हमको मिले बाय दी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो पहली कंडीशन ये कि स्ट्रोमा में H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा है, 4H प्लस है। दूसरी कंडीशन ये कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, और सॉरी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो भी अपने को H प्लस मिला है वो यहां पे आ गया, ऑक्सीजन भी है, और इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, P680 पे चला गया, ओके। तो P680 वाला रहेगा हमारा फोटो सिस्टम 2, ये तो हम लोग देख पाए हैं, ओके। और उसके बाद P680 से पूरा हमने याद कर लो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ओके। तो नॉन साइक्लिक में क्या था, P680 से इलेक्ट्रॉन गया कहां पे, प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन से गया साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F से गया प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से किसने दिया इलेक्ट्रॉन, उसको प्लास्टोसाइनिन ने फाइनली इलेक्ट्रॉन दिया किसको, हमारे P700, P700 से इलेक्ट्रॉन गया फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से गया NADP प्लस, और फाइनली NADP प्लस ने H प्लस आयन के साथ मिलकर क्या बना दिया, NADPH। यही प्रोसेस, ये पूरी की पूरी सीक्वेंस हम लोग कल पढ़ चुके हैं, कल मतलब लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये हो गया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसमें कुछ नई बात नहीं है। अभी इसमें देखने वाली, कंसंट्रेट करने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई 2 कंडीशन मैंने बताई कि स्ट्रोमा के अंदर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है विद कंपेयर टू ल्यूमेन। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा जस्ट अभी, तो मुझे आप लोग जस्ट खुद भी सोचो और बता भी सकते हो, लाइक ऐसे तो है ना, कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो डेफिनेटली H प्लस आयन विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कहां करेगा वो मूव,
हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वो मूवमेंट दिखाएगा, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में देखो उसने यहाँ पे मूवमेंट किया हुआ है अंदर, तो यहाँ पे मुझे मिल गया क्या 4H+ और यहाँ पे ऑलरेडी 2H+ है, तो अभी 4H+ और 2H+ ये ज्यादा हो गए, ये क्या हो गए, ज्यादा हो गए, मैक्सिमम अमाउंट में हो गया। इट मीन्स के अभी ल्यूमेन के अंदर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, पहले कहां जाता था, स्ट्रोमा में जाता था, लेकिन अभी मूवमेंट के बाद यहां पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। नेक्स्ट टू दिस व्हाट विल हैपन, दोनों के दोनों प्रोटॉन जो है वो मूवमेंट दिखाएंगे एंड दैट मूवमेंट विल गो अप टू दी एटीपी सिंथेस। याद करो एटीपी सिंथेस मैंने बताया था, तब हमने थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें मैंने एटीपी सिंथेस बताया था। एटीपी सिंथेस एक उसको एंजाइम भी बोल सकते हो जो एटीपी बनाता है, एक उसको आप पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एटीपी सिंथेस का स्ट्रक्चर जो रहेगा कुछ इस तरीके से दिखता है, जहां पे F0 पार्ट होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और F1 पार्ट होता है, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स होते हैं एटीपी सिंथेस के अंदर। लेकिन यहां पे समझने वाली बात वो है कि अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन, देखो यहां पे 2+4 में लिखता हूं 6H+ आयन, ओके, तो यहां पे 6H+ आयन है थाइलाकोइड के ल्यूमेन के अंदर, और यहां पे क्या है, इट्स अ स्ट्रोमा मैट्रिक्स जहां पे क्या है H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन आयन विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखो वो प्रोटॉन आयन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूवमेंट दिखा रहा है लाइक दिस। और जब भी ये मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम थाइलाकोइड ल्यूमेन टू योर स्ट्रोमा, ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं, विल कॉल एज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट मैकेनिज्म। और जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट मैकेनिज्म होता है तब एटीपी सिंथेस जो है वह एक्टिवेट होता है, और ये एक्टिवेट होके एडीपी प्लस पीआई से क्या बनाएगा, इट विल क्रिएट योर एटीपी, ठीक है। तो जो भी साइंटिस्ट है, जो भी हमने बात करी, ओके, तो पीटर माइकल साइंटिस्ट, उन्होंने ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है, ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया, वो उन्होंने भी इसी तरीके से समझाया था, ओके। तो इनिशियली दो कंडीशन यहां पे ध्यान में रखनी है, ओके। पहले क्या होगा, H+ आयन मूव करेगा ल्यूमेन के अंदर, और उसके बाद ल्यूमेन से फिर से स्ट्रोमा में मूवमेंट करेगा अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन ग्रेडियंट, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और फाइनली अभी क्या मिला, यहां पे हमने को NADPH मिला, और यहां पे अपने को क्या मिल गया, एटीपी मिल गया। और हमने पढ़ा है कि NADPH और ATP दोनों बनते हैं, दिस आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ योर लाइट रिएक्शन, जो कि काम में आने वाले हैं कैल्विन साइकिल। और कैल्विन साइकिल किसकी बात है, इट्स अ डार्क रिएक्शन की साइकिल, ओके। ये हो गया आपकी डार्क रिएक्शन और डार्क साइकिल, ठीक है। तो यहां पे आई होप कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा नॉलेजेबल कंसेप्ट है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है इन दिस थाइलाकोइड, जहां पे हमने देखा था कि थाइलाकोइड में देखो यहाँ पे 3 पार्ट दिखा मैंने, स्ट्रोमा ऊपर नीचे, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, फिर ये थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन पूरा का पूरा पट्टा, और बीच में मैंने थाइलाकोइड का ल्यूमेन दिखाया। अभी लास्ट आते हैं कि स्ट्रोमा का हाई पीएच यहाँ पे क्यों दिखा रहा है अभी, ओके। यहाँ पे स्ट्रोमा का पीएच हाई क्यों दिखा रहा है, ओके। हाई पीएच जब होता है इट मींस के लो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है ना। देखो याद है ना आपको, पीएच स्केल तो पता ही है, अगर के पीएच कम है तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, अगर पीएच ज्यादा है तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो इनिशियली यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा थे, प्रोटॉन ज्यादा थे, इसके लिए इसका पीएच लो था। लेकिन जब वो ल्यूमेन में आ गया तो ल्यूमेन के कंपेयर में नीचे में उसका हाई पीएच था, बिकॉज यहाँ पे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम था, ओके। तो इनिशियली जो हमारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो आई थिंक वो भी क्लियर हो गया होगा आपको, क्लियर। तो यहाँ पे कंडीशन कुछ और है, यहाँ पे कंडीशन कुछ और है, यहाँ पे पीएच कम था, यहाँ पे पीएच ज्यादा है। यहाँ पे पीएच कम क्यों था, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन ज्यादा था, लेकिन जब वो प्रोटॉन यहाँ पे एंटर कर गया तो इसके कंपेयर में इसका पीएच हाई हो गया, बिकॉज यहाँ पे प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर से इसको समझने का ट्राई अगर करना है तो 1 by 1 वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके देखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए फिर से एक बार बता दूं, 2 कंडीशन ध्यान में रखो। पहली के स्ट्रोमा में इनिशियल कंडीशन क्या है, स्ट्रोमा में फाइनल कंडीशन क्या है, ठीक है। दूसरा के फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यहाँ पे देखना है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके कंपोनेंट कहाँ के हिस्से क्या जा रहा है, ठीक है। और सिंपली वे में अगर समझना है तो आप लोग जो पढ़ चुके हो वही यहां पे दिया हुआ है। एक यहां पे दिया हुआ है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और दूसरा यहां पे दिया हुआ है इट्स अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। दोनों को कंबाइनेशन करके हम लोग ने समझ लिया विद दिस केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस,
क्लियर? सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एटीपी सिंथेसिस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के हिसाब से हमने देखा था कि भाई उसमें एटीपी बनता है, वो तो सही है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के टाइम पे जो एटीपी बन रहा है उसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और वो मैकेनिज्म ऐसा है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर से दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो H+ आयन अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉन जंप किया H+ आयन अंदर आएगा। ओके, मतलब क्या ये हो गया, समझ लो कि इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां जंप किया तो प्रोटॉन बाहर से अंदर आएगा अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां जब जंप किया तो प्रोटॉन अंदर एंटर करेगा। तो दिस इज ओनली अ मेन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो कि वो साइंटिस्ट ने दिखाया था और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। ओके, तो ये केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म नॉट ओनली हैपेंस इन योर दिस थैलाकॉइड्स, इट्स आल्सो हैपन इन योर माइटोकॉन्ड्रिया टू। क्लियर? चलो, तो आई थिंक ये आपको ये पूरा खंडा जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है उस पर हम लोग चलते हैं, एंड दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज योर फोटो रेस्पिरेशन। इसके बारे में भी आपको मैंने बताया ही था, बहुत अच्छे से समझाया था। ओके, मतलब के फिर से मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, तो यहां पे देखो फोटो रेस्पिरेशन लिखा हुआ है। फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग लाइट फेज में या लाइट रिएक्शंस में क्यों गिनते हैं? Why we are considering this as a light reaction? Because के ये जो रिएक्शन होने वाली है वो लाइट के प्रेजेंट में ही होने वाली है। These are the light dependent reactions. Clear? Okay. यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीसीओ साइकिल बोला हुआ है मैंने, पीसीओ साइकिल। कई बार एग्जाम के अंदर ये साइकिल को पीसीओ करके भी आता है। इट्स अ फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल। ओके, और फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव पाथवे, ऐसा भी उसको कहा जाता है। क्लियर? तो ये जो पीसीओ साइकिल है या फोटो रेस्पिरेशन है वो एक ही साइकिल है। क्लियर? इसके बारे में मैंने आपको इनिशियली थोड़ा सा बताया है, फिर से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टोबैको प्लांट पे, ओके, टोबैको प्लांट जो है उस पे डेकर एट टायो नाम के साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन देखी। ओके, बड़ा सा पेड़ होगा टोबैको का, तो टोबैको पेड़ पे जब उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि भाई इसमें लाइट रिएक्शन क्या हो रही है, डार्क रिएक्शन क्या हो रही है, तो रिएक्शंस तो उनको मिल गए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन निकल के आ गई वहां से। तो टेंशन में आ गया, यार ये कौन सी रिएक्शन है, ये तो हमने पढ़ी नहीं अभी तक। तो फिर वो रिएक्शन उन्होंने वहां से इन्वेंट करना स्टार्ट किया कि भाई टोबैको प्लांट पे फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है। ओके, और वो उन्होंने बताया कि भाई ऐसी कोई रिएक्शन वहां पे हो रही है। वो रिएक्शन को समझने के बाद क्रोटको नाम के साइंटिस्ट ने, ओके, क्रोटको नाम के साइंटिस्ट ने वो रिएक्शन को समझने के बाद एक कंक्लूजन, खुद का कंक्लूजन ऐसा निकाला कि भाई इट्स अ एक्स्ट्रा रिएक्शन। ओके, इट्स अ एक्स्ट्रा रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पे एक्स्ट्रा O2 इनपुट होता है। समझना, अच्छे से समझना। नॉर्मली फोटोसिंथेसिस में CO2 का इनपुट होता है, लेकिन यहां पे इट्स अ एक्स्ट्रा इनपुट ऑफ O2 एंड एक्स्ट्रा आउटपुट ऑफ CO2, ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब यहां पे कुछ उल्टा ही प्रोसेस हो रही, कुछ उल्टी, इसको हम लोग समझने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, लेकिन एक्स्ट्रा इनपुट ऑफ O2 एंड एक्स्ट्रा आउटपुट ऑफ CO2, ऐसी कोई प्रोसेस यहां पे हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस क्रोटको साइंटिस्ट, और उन्होंने बताया कि बाय दी ग्रीन प्लांट। ओके, ग्रीन प्लांट में ये रिएक्शन चलती है। ये रिएक्शन होती कहां पे है? ये रिएक्शन स्पेशली आपको बताऊं प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिजोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों के तीनों सेल ऑर्गेनल्स के अंदर होती है। ओके, पूरी एक साइकिल है, इट्स अ साइकिल। ओके, इट्स अ साइकिल। देखो फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल, यहां पे साइकिल लिखा हुआ है, तो इट मींस के ये पूरी की पूरी साइकिल है, लाइक अ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर? तो पूरी एक साइकिल यहां पे चलने वाली है, समझने मतलब समझेंगे उसको हम लोग। ये रिएक्शन को मैंने जब लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था तो आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस कि ये जो रिएक्शन है दैट इज अ टोटली वेस्टफुल प्रोसेस और वेस्टफुल रिएक्शन। ऐसा क्यों बताया था? बिकॉज के ये रिएक्शन कितना भी ग्रीन प्लांट कर ले, स्पेशली मैं आपको बताऊं जो डार्क रिएक्शन के C3 प्लांट्स होते हैं ना, वही प्लांट्स के अंदर ये रिएक्शन स्पेशली चलती है मोस्टली केसेस में। ठीक है, तो ये रिएक्शन में ना तो शुगर बन रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं बन रहा है, ना तो इसमें ATP बन रहा है, ना तो इसमें NADPH बन रहा है। इट मींस के यहाँ पे एनर्जी भी नहीं बन रही है, यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड मटेरियल भी नहीं बन रहा है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट्स अ टोटली वेस्टफुल रिएक्शन। लेकिन स्टिल इसको हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वेस्टफुल रिएक्शन कभी कभी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन उस पर अटैक कर जाती है, तो इसको समझना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसके कॉन्सेप्ट को और डीप में थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। ओके, सो द फिगर आई हैव टेकन ओवर हियर, बहुत ही अच्छी सी फिगर यहां पे दिखाई है। समझ लो कि ये एक ग्रीन लीफ है। ओके, मैं इसको लिख देता हूं, इट्स अ ग्रीन लीफ, इट्स अ ग्रीन लीफ। ओके, ग्रीन प्लांट का ग्रीन लीफ है।
ओके तो ग्रीन लीफ के अंदर, ग्रीन प्लांट के ग्रीन लीफ के अंदर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं रूबिस्को। ओके इट्स अ रूबिस्को। ओके रूबिस्को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है किसका, C3 साइकिल का। इट्स अ इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ C3 साइकिल। आपको बता दूं रूबिस्को जो होता है, रूबिस्को, उसमें को जो है दैट इज फॉर कार्बोक्सिलेस, दैट स्टैंड्स फॉर योर कार्बोक्सिलेस। वो किसके लिए स्टैंड करता है, कार्बोक्सिलेस के लिए स्टैंड करता है। इट मींस के उसका काम उतना ही है, ये एंजाइम का काम उतना ही है कि एनवायरमेंट के अंदर जो भी CO2 होगा वो CO2 को फिक्स करेगा और CO2 को कैप्चर करेगा। ओके एनवायरमेंट के अंदर जो भी CO2 होगा उसको कैप्चर करेगा, उसको फिक्स करेगा, मतलब फिक्स करने के बाद प्रोसेस आगे बढ़वाएगा। ओके तो ये उसका मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट विल एक्ट एज अ कार्बोक्सिलेस इन नॉर्मल कंडीशन, बट कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है ओके कि समझ लो कि ग्रीन पेड़ है, मतलब ग्रीन पेड़ का पत्ता है, ग्रीन लीफ इज देयर, तो एनवायरमेंट के अंदर कभी कभी हाई O2 हो जाता है। एनवायरमेंट के अंदर समझ लो कि इट्स एनवायरमेंट, तो यहां पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा विद कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। तो वो टाइम पे ये जो रूबिस्को एंजाइम है इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीजनेस, इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीजनेस, और इंस्टेड ऑफ दैट फिक्सिंग CO2 को फिक्स करने के बदले क्या करेगा, रूबिस्को विल बिहेव एज अ ऑक्सीजनेस, और वो एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को फिक्स करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा वो, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को फिक्स करना, कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। ऐसी रेयर कंडीशन यहां पे होती है। ओके और इसी चीज की वजह से क्या करेगा कि ये जो एंजाइम है वो राइब्यूलोस 1,5-bis फॉस्फेट नाम का जो एक कंपाउंड होता है, ओके इट विल एक्ट एज अ नॉर्मली CO2 फिक्सर, लेकिन यहां पे वो O2 फिक्सर रहेगा। उसका कन्वर्जन ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड में करेगा। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस में एक्चुअली ये जो पूरी मैकेनिज्म है, ये जो पूरी प्रोसेस है यहाँ पे होने क्या वाला है, इट्स अ वेस्टफुल मैकेनिज्म, यहाँ पे कुछ काम का नहीं है, कुछ बनता नहीं है। लेकिन स्टिल जब एनवायरमेंट के अंदर O2 ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो, तो रूबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेस के बदले ऑक्सीजनेस के जैसा बिहेव करेगा। ओके और CO2 को फिक्स करने के बदले O2 को फिक्स करना स्टार्ट कर देगा, और ऑक्सीजन को फिक्स करने के बाद ये जो कंपाउंड है राइब्यूलोस 1,5-bis फॉस्फेट, ओके उसका कन्वर्जन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड में करवा देगा, और फाइनली सब होने के बाद CO2 को भी फाइनली रिलीज करेगा बाहर, CO2 को भी बाहर निकालेगा, उसको रिलीज करेगा। ओके जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा, इट्स अ एक्स्ट्रा इनपुट ऑफ O2 एंड एक्स्ट्रा आउटपुट ऑफ CO2 बाय द ग्रीन लीव्स और ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे हमको समझ में आ रहा है। तो ये उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है जो आप लोग समझ गए होंगे। इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। चलो डिटेल में पूरी साइकिल देखते हैं कि भाई ये साइकिल में और दिया क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। ओके देखो ये साइकिल देख के भी आपको बहुत कुछ लग रहा होगा कि व्हाट इज दिस यार, ये बहुत कॉम्प्लेक्स साइकिल है। जैसे केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म की साइकिल बताई थी सर, ये भी उतनी बड़ी साइकिल है, लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊं इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझ के चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। देखो जैसा मैंने इनिशियली बताया कि फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन 3 डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। तो वो पहला रहेगा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है पेरोक्सिजम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया पेरोक्सिजम, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर, ये आपको समझ में आ रहा है? ओके तो पहले हमने तीनों के तीनों सेल ऑर्गेनल समझ लिए कि तीनों के अंदर प्रोसेस चलती है। ये जो फोटो रेस्पिरेशन की साइकिल है दैट इनिशिएट्स बाय द RUBP। अभी जस्ट मैंने RUBP आपको बताया कि RUBP होता क्या है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस के सर ये RUBP क्या है, बताता हूं। जस्ट मैं आपको पूरा फुल फॉर्म बताता हूं उसका। राइब्यूलोस 1,5-bis फॉस्फेट, जस्ट देखा अभी, यही है आपका RUBP। ओके यही आपका यहां पे RUBP। ओके सो इट्स अ RUBP, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस। तो सबसे पहले क्या होता है कि RUBP जो होता है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को यहां पे कैप्चर कर लेगा, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेगा RUBP, और ऑक्सीजन को कैप्चर करने के बाद बाय द एंजाइम दिस रूबिस्को, तो यहां पे एज अ ऑक्सीजनेस बिहेव कर रहा है। ओके तो वो किसका, RUBP का कन्वर्जन करेगा फोस्फोग्लाइकोलेट। ओके और दूसरा मैंने जो बताया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जस्ट अभी पीछे की स्लाइड में। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड और फॉस्फोग्लाइकोलिक में करने वाला है। ठीक है, तो ये एंजाइम ने RUBP का कन्वर्जन 3-PGA और फोस्फोग्लाइकोलेट के अंदर कर दिया। क्लियर,
उसके बाद रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूअस चलने वाली है तीनों सेल ऑर्गेनल्स के बाद। तो आप लोग को सिर्फ क्या करना है, जब आप पढ़ने बैठोगे, सो जस्ट नीड टू गो विद द प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्ट्स, मतलब किसमें से क्या बन रहा है। इंटरमीडिएट जो है वो एंजाइम्स में दिखाया, देखो जो मैंने ब्लैक कलर की दिखाई, दीज आर दी एंजाइम्स जो कि वहां पे एक्ट करने वाले हैं। इसके लिए मैंने रूबिस्को को भी ब्लैक कलर से दिखाया बिकॉज इट्स ऑल्सो एंजाइम, ठीक है। तो देखो आरयूबीपी का कन्वर्जन 3PGA और फोस्फोग्लाइकोलेट में हो रहा है, फिर उसमें से बनेगा ग्लाइकोलेट। तो फोस्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट जब बनेगा तो यहां पे देखो मैंने फॉस्फेटेज लिखा हुआ है, ओके, आई हैव रिटन फॉस्फेटेज ओवर हियर, ओके। तो फॉस्फेटेज जब मैं लिखता हूं तो फोस्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप यहां से रिमूव होकर बाहर जा रहा है, वो आपको समझ में आ रहा है। फॉस्फेटेज इज देयर, तो इट्स अ डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन जहां पे फॉस्फेट निकल के ओनली फोस्फोग्लाइकोलेट से सिर्फ ग्लाइकोलेट बन रहा है, क्लियर। उसके बाद देखो ये ग्लाइकोलेट हमारा क्लोरोप्लास्ट से निकल के कहां आ रहा है, पेरोक्सिसोम में आ रहा है, आ गया। अब ये ग्लाइकोलेट से ग्लाइकोक्सिलेट बन रहा है, ग्लाइकोलेट से ग्लाइकोक्सिलेट जब बन रहा है तो यहां पे ऑक्सीडेज एंजाइम काम कर रहे हैं, मतलब यहां पे कुछ तो भी ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस हो रही है। एक तो H2 जो है उसका लॉस होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा, या फिर ऑक्सीजन का गेनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ग्लाइकोक्सिलेट से ग्लाइसिन बन रहा है, ग्लाइसिन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस एमिनो एसिड है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब ग्लाइकोक्सिलेट से ग्लाइसिन बन रहा है तो यहाँ पे ट्रांस अमाइनेज नाम का एंजाइम यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ओके। ट्रांस अमाइनेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि अमाइनो ग्रुप जो होता है हमारा NH2, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो NH2 ग्रुप का ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है, ओके। एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में वो ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा NH2 ग्रुप का, तो विल कॉल एज अ ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन। स्पेशली ये रिएक्शन जो होती है वो अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए होती है जिससे प्रोटीन बनते हैं, लेकिन इन दिस केस यहाँ पे ट्रांस अमाइनेशन जब भी चलेगा तो ग्लूटामेट से, ग्लूटामेट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एमिनो एसिड, ग्लूटामेट से अल्फा कीटो बनेगा, और फिर से यहाँ पे भी देखो ट्रांस अमाइनेज से तो अल्फा कीटा से ग्लूटामेट बनेगा, मतलब एमिनो एसिड से ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड से एमिनो एसिड, ऐसा कन्वर्जन होता रहेगा बाय दिस ट्रांस अमाइनेज ओवर हियर एंड ट्रांस अमाइनेज ओवर हियर, ठीक है। अभी देखो ग्लाइसिन यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइसिन से फिर बन रहा है सेरिन, और ग्लाइसिन से जब सेरिन बन रहा है, सेरिन अल्सो टाइप ऑफ एमिनो एसिड, ग्लाइसिन से जब सेरिन बन रहा है तो यहाँ पे भी डी कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम एक्ट हो रहा है। डी कार्बोक्सिलेज भी एक ऐसा एंजाइम है जहां पे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रही है, मतलब CO2 रिमूव हो रहा है, CO2 बाहर निकलने वाला है, ठीक है। एट लास्ट सेरिन जो है वो जाएगा फिर से पेरोक्सिसोम में, वहां पे ट्रांस अमाइनेज एस यूजुअली एक्ट करेगा और यहाँ पे इंटर कन्वर्जन चलता रहेगा, क्लियर। फिर हाइड्रोक्सी फॉस्फेटेज यहाँ पे बनेगा, हाइड्रोक्सी फॉस्फेटेज में रिडक्टेज एंजाइम देखो काम कर रहा है, रिडक्टेज एंजाइम इज वर्किंग ओवर हियर, मतलब के यहां पे हाइड्रोक्सी फॉस्फाइरुवेट से जब ग्लिसरेट बन रहा है तो कोई तो भी रिडक्टेशन या फिर रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, ओके। रिडक्शन प्रोसेस यहां पे हो रही है जहां पे H+ आयन का एडिशन होने वाला है, ओके। तो हाइड्रोक्सी पाइरुवेट से ग्लिसरेट बनेगा, वो ग्लिसरेट फिर से जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, और फिर वहां पे वो काइनेस की एक्टिविटी से, काइनेस नाम के एंजाइम की एक्टिविटी से क्या बनाएगा, ग्लिसरेट, उसके अंदर से बनाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि केल्विन साइकिल में काम लगने वाला है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से समझना है, पहले उसका हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, उसका मैकेनिज्म समझा, उसके अंदर एक्चुअली मैकेनिज्म क्या हो रही है, और यहाँ पे उसके अंदर होने वाली हर एक केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा। तो इसको जब पढ़ोगे तो डू नॉट गेट टू मच कॉम्प्लेक्स विद दिस पर्टिकुलर रिएक्शंस, ओके। सबसे पहले पढ़ना है कि कौन से 3 सेल ऑर्गेनल्स में हो रहा है, लाइक कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। उसके बाद सिर्फ देखना है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे मैं बता दूं कि RUBP से 3PGA और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, फिर उसके बाद फॉस्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट, फिर वो यहाँ पे आएगा ग्लाइकोक्सिलेट, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से सेरिन, सेरिन से हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, देन ग्लिसरेट, देन 3PGA, ओके। इतना समझ में आ गया। अभी उसके बाद थर्ड स्टेप जो रहेगा, पहले पढ़ लिया हमने 3 सेल ऑर्गेनल्स, फिर पढ़ लिया प्रोडक्ट से प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, किसके अंदर क्या बनने वाला है, और थर्ड अभी चलना है कि कौन से एंजाइम्स एक्ट करने वाले हैं, ओके। मतलब जब RUBP से 3PGA और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा तो रूबिस्को एंजाइम एक्ट करने वाला है, ओके। उसके बाद जब ग्लाइकोलेट से ग्लाइकोक्सिलेट बनेगा तो ऑक्सीडेज एंजाइम काम करने वाला है, जहां पे कुछ तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। इस तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा। जब ग्लाइसिन से सेरिन बनेगा तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम कर रहा है, इट मींस यहाँ पे CO2 जो है वो बाहर निकलने वाला है। और हमने पढ़ा ना इनिशियली, याद करो थोड़ा सा, देखो कोरिलेट करो चीजों को, कोरिलेट करना सीखो। यहाँ पे ऑक्सीजन का इंटेक तो हो गया, लेकिन CO2 बाहर कहाँ निकला है, तो CO2 बाहर यहाँ पे निकला है, समझ में आ रहा है, ये CO2 यहाँ पे बाहर निकला है,
ठीक है ना। तो साथ में कंपैरिजन मोड पे पढ़ते जाना है कि जो मैंने बताया कि इट्स एक्स्ट्रा इनपुट ऑफ O2 एंड एक्स्ट्रा आउटपुट ऑफ CO2, तो वो कहां पे आ रहा है, तो वो यहां पे आ रहा है कि एक्स्ट्रा इनपुट ऑफ O2 एंड एक्स्ट्रा आउटपुट ऑफ CO2 यहां पे दिख रहा है। ठीक है, एट द एंड आपको बताऊं जो मैंने काइनेज बताया, तो काइनेज जब एक्ट करता है, तो काइनेज नाम का एंजाइम जब एक्ट करेगा तो वो फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट करता है। वो क्या कर देगा, फॉस्फोरस जो होता है फॉस्फोरस उसको डोनेट करता है किसी को, हायर कंपाउंड टू लोअर कंपाउंड को फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करता है। तो वो काइनेज को फॉस्फेट कहां से मिल रहा है, वो काइनेज को फॉस्फेट मिल रहा है जब एटीपी से एडीपी बन रहा है। तो एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पे CO2 बाहर निकल रहा है, पहली चीज। दूसरा, यहां पे एटीपी का भी यूज हो रहा है। इट्स अ टोटली वेस्ट रिएक्शन, एटीपी बना तो नहीं रहा है लेकिन उसको यूज कर रहा है। तो एटीपी से एडीपी बना रहा है और उसके अंदर से जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल के आएगा, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके ये काइनेज क्या करेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा फिर से। ओके, तो यहां पे इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग और जनरेटिंग ATP, NADPH और योर ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ग्लूकोज, वो नहीं बन रहे हैं। यहां पे इंस्टेड ऑफ दिस ATP का भी यूज हो रहा है और CO2 भी बाहर निकल रहा है एक्स्ट्रा फॉर्म में। ओके, तो फिर भी ये प्रोसेस को पढ़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है 4 रिएक्शंस को पढ़ना ऑफ योर लाइट फेजेस। ओके, तो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग ओवर हियर। ओके, मैं कंक्लूजन करता हूं कि विद दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, 4 रिएक्शन हमने पढ़ी टोटल ओवरऑल लाइट फेजेस के अंदर। एक हमने पढ़ी थी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फिर हमने पढ़ा फोटोफॉस्फोराइलेशन जहां पे हमने देखा था साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। थर्ड, हमने एक मैकेनिज्म पढ़ा कि ATP एक्चुअल सिंथेसिस कैसे होता है बाय केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस। और फोर्थ हमने पढ़ा जो वेस्टफुल रिएक्शन, इट्स अ फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन, जो कुछ इस तरीके से होती है। तो आई होप के लाइट फेज के जो भी रिएक्शंस है, 4 रिएक्शंस, एक्स्ट्रा रिएक्शन, एक्स्ट्रा मैकेनिज्म, आपको पूरे के पूरे क्लियर हो गए होंगे। और लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। और हर तरह की, जैसे आज भी मैं बताऊंगा कि जो भी कंसेप्ट आज आपने सीखा है, पढ़ा है, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है, धीरे धीरे 1 बाय 1 पोस्ट करके पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप समझने का ट्राई करो। और इसी कंसेप्ट को यहां पे समझने के बाद NCERT से पढ़ना है, एंट्रेंस से पढ़ना है और उस पे MCQs जो है वो सॉल्व करने हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कंडक्ट दिस लेक्चर एंड कंटिन्यू विद दिस सेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अपकमिंग लेक्चर्स जो रहेंगे उसमें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं डार्क रिएक्शन, बिकॉज लाइट रिएक्शन की जितने भी रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें जो प्रोडक्ट्स अभी बने हैं लाइक ATP है, NADPH है, या फिर ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ था, अब ये सब चीजों का यूज यहाँ पे कहाँ पे किस तरीके से होने वाला है। ओके, डार्क रिएक्शन में T3 पाथवे, C4 पाथवे, कैम मेटाबॉलिज्म, तो वो सब हम लोग डिटेल में और पढ़ने का मतलब समझने का ट्राई करेंगे, उसको सीखने का ट्राई करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कंडक्ट दिस लेक्चर। ओके, गुड लक, थैंक यू।